नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इससे पहले लिरिकल बैलेड लिखा जा चुका था, इसका प्रीफेस जो है वो बाद में लिखा गया था। लिरिकल बैलेड एक पोइट्री कलेक्शन है जिसमें 23 पोएम्स हैं। इसमें से 4 पोएम्स जो है वो एस टी कोलरिज ने लिखी थी और 19 पोएम्स जो हैं वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। इसमें ओपनिंग जो पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, इसको एस टी कोलरिज ने लिखा था, और जो लास्ट पोएम है टिंटन एबे, इसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। लिरिकल बैलेड को 1798 में पब्लिश किया गया था, जो रोमांटिक एज स्टार्ट होने की ऑफिशियल डेट मानी जाती है। इसलिए लिरिकल बैलेड को रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो भी बोला जाता है। पोइट्री की लैंग्वेज को लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज दोनों के अलग अलग व्यूज थे, जिसकी वजह से वो इसको पब्लिश करने के कुछ टाइम बाद ही वो सेपरेट हो गए थे। और यही एक रीज़न था कि लिरिकल बैलेड को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और इस क्रिटिसिज्म को डिफेंड करने के लिए ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस लिखा था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। इसको 1800 में लिखा गया था, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वर्क है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम इसको ढंग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के फर्स्ट राइटर माने जाते हैं, और इनका जन्म 1770 में हुआ था और इनकी डेथ 1850 में हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ रोमांटिक एज बोला जाता है, और ये नेचर के पोइट थे। तो वो अपना कोई भी वर्क लिखते थे तो नेचर के एलिमेंट्स को उसमें जरूर इंक्लूड करते थे। 1843 में इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था। इससे पहले रॉबर्ट साउदे इंग्लैंड में पोइट लॉरेट थे, और 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोइट लॉरेट की उपाधि दी जाती है। 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एस टी कोलरिज से होती है, और एस टी कोलरिज के साथ मिलकर उन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन लिखा, लिरिकल बैलेड। इसको 1798 में लिखा गया था। ये इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री को लिखने के लिए एक नई अप्रोच को लेकर आए थे। इन्होंने क्लासिकल नॉर्म्स, नियो क्लासिकल नॉर्म्स को स्पॉइल कर दिया था, जैसे कि इनका नेचर के प्रति एटीट्यूड, और पोइट्री में सिंपल इंसिडेंट का यूज करना, और हम्बल लोगों को इन्होंने पोइट्री का सब्जेक्ट बनाया। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोइट्री में सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए, ताकि कॉमन मैन को भी पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ आए। बट कोलरिज के व्यूज वर्ड्सवर्थ के अपोजिट थे। उनके अकॉर्डिंग पोइट्री में हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसाइज किया, और इसको डिफेंड करने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड का प्रीफेस लिखा। 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा गया। जनरली प्रीफेस जो है वो पहले आता है, बट इस केस में प्रीफेस बाद में आया था। इसके बाद इसका 3rd एडिशन पब्लिश किया गया था 1802 में, और 4th एडिशन आया 1805 में। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया है। तो इस एसे को हम ढंग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस एसे को कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, पोइट्री की डेफिनेशन क्या है, पोइट की डेफिनेशन क्या है, और पोइट्री की वैल्यूज क्या है। उसके बाद पोएटिक डिक्शन का नेचर कैसे होना चाहिए। इन सब चीजों को विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में डिस्क्राइब किया है। तो एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग एक पोएम का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है कि हमें पोएम को कंपोज करने के लिए कॉमन लाइफ से इंसिडेंट और सिचुएशन को चूज करना चाहिए, और जितना पॉसिबल हो सके लैंग्वेज का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो कॉमन मैन की लाइफ से रिलेट करता हो, ताकि कॉमन मैन भी पोइट्री का असली मतलब समझ सके। इसके बाद वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डेफिनेशन दी है। पोइट्री के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और इस लाइन का मतलब है कि हमारा हार्ट जब इमोशन से भर जाए और हम उन इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, तब ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हो जाता है, तब उसको पोइट्री बोला जा सकता है। आगे वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया है कि आर्ट की टेंडेंसी जो है वो इंडिविजुअल से यूनिवर्सल होनी चाहिए। इस तरह से पोइट्री के फंक्शंस हमें प्लेजर देते हैं। इसके बाद वर्ड्सवर्थ ने पोइट को डिफाइन किया है। वर्ड्सवर्थ ने पोइट के 3 की फीचर को आइडेंटिफाई किया है। पहला है, पोइट शुड बी एक्सेप्शनली सेंसिटिव। इसका मतलब है कि पोएट को
कॉमन मैन की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए। एक पोइट की सोल कॉमन मैन से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है द पोइट इज मैन स्पीकिंग टू मैन। इसमें वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि एक पोएट को अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस अपने रीडर्स के सामने एक्सप्रेस करने चाहिए, क्योंकि एक पोएट के पास ह्यूमन नेचर की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। आगे वर्ड्सवर्थ ने पोएट के बारे में बोला है कि एक ग्रेट पोएट जो है वो एक अच्छा टीचर होता है, और मेरी भी ये विश है कि लोग मुझे एक अच्छा टीचर कंसीडर करें और कुछ नहीं। देन इसके बाद तीसरा फीचर वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि एक पोएट के पास स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर होती है। ये पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि पोएट किसी भी एब्सेंट थिंग को इस तरह से परसीव कर सकता है मानो वह चीज प्रेजेंट है। रोमांटिक्स ऐसा मानते थे कि इमेजिनेशन के माध्यम से लाइफ में किसी भी पेन को खत्म किया जा सकता है, किसी भी पेन को कम किया जा सकता है। अगले पार्ट में वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की वैल्यू को डिफाइन किया है। वो पोएट्री की वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि पोएट्री की क्या वैल्यू होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को साइंस से सुपीरियर बताया है, क्योंकि साइंस की सच्चाई जो है वो सिर्फ पार्टिकुलर और इंडिविजुअल तक ही सीमित होती है, जबकि पोएटिक ट्रुथ यूनिवर्सल होता है और इसको सबके साथ शेयर किया जा सकता है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को द ब्रीथ एंड द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज बोला है। अब हम ऐसे के लास्ट फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन के बारे में बात की है। वो यहाँ पे बोलते हैं कि पोएटिक स्टाइल सभी पोएट्स के लिए जनरल नहीं हो सकता, जिसको सभी पोएट्स फॉलो कर सके, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। बट ये एक पोएट पे डिपेंड होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं ताकि उस एक्सपीरियंस को रीडर तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद वर्ड्सवर्थ ने आर्टिफिशियल जो पोएटिक डिक्शन है उसको रिजेक्ट किया है। वो बोलते हैं कि एक पोएट की लैंग्वेज आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे उसका रहने का तरीका होता है। वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल लैंग्वेज और नेचुरल थीम को सिलेक्ट किया है, और वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो प्रोज की लैंग्वेज होती है वो पोएट्री की लैंग्वेज से ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है। यहां वो बोलना चाह रहे हैं कि एक प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और पोएट्री को कंपोज करने के लिए मीटर की भी जरूरत नहीं होती है। बट पोएट्री की लैंग्वेज को और मीटर को लेकर एस.टी. कोलरिज के अपोजिट व्यूज थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। एस.टी. कोलरिज ने कहा है कि जो पोएट्री की लैंग्वेज है वो कभी भी प्रोज की लैंग्वेज नहीं हो सकती, और जो मीटर है वो पोएट्री को कंपोज करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए एस.टी. कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के इन आइडियाज को रिजेक्ट किया है, और यही एक रीजन हो सकता है कि एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड को पब्लिश करने के बाद दोनों अलग हो गए थे। और आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।